Hello guys, welcome to our YouTube channel The Golden Law. So this is the very first videos from the series of videos which we are going to do here. So today we are going to discuss the nature and conditions of valid Hindu marriage. So let's start the video. So first topic जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं इट्स नेचर ऑफ वैलिड हिंदू मैरिज. सो अगर हम नेचर देखें हिंदू मैरिज की तो इसे हम दो तरह से डिस्कस करेंगे, इन द एंशिएंट टाइम एंड इन द मॉडर्न टाइम. सो अगर हम एंशिएंट टाइम की बात करें तो एंशिएंट टाइम में मैरिज को एक सेक्रेमेंटल मैरिज माना जाता था. सेक्रेमेंटल मैरिज मतलब कि जो कभी भी टूट नहीं सकती है, जन्मों जन्मों का साथ. दैट इज़ द नेचर ऑफ मैरिज इन द एंशिएंट टाइम. इसकी तीन कैरेक्टरिस्टिक हैं. इट्स इटर्नल, परमानेंट एंड होली यूनियन. इटर्नल यूनियन मीन्स कि जितनी भी ज़िंदगी आएंगी उसमें ये हमेशा वैलिड रहेगी, कभी ख़त्म ना होने वाला यूनियन है. परमानेंट यूनियन भी तो सेम ही है कि अगर ये एक बार यूनियन टाई हो गया है तो ये कभी एंड नहीं हो सकता, कभी ख़त्म नहीं हो सकता. इट वुड बी परमानेंट एज देयर वाज नो कंसेप्ट ऑफ द टर्मिनेशन ऑफ मैरिज इन द एंशिएंट टाइम. एंड होली यूनियन इसलिए है बिकॉज बहुत सारी रिलीजियस सर्मनीज़ होती थी उस टाइम पे, यहाँ अभी भी होती हैं, जो जैसे सप्तपदी एक्सेट्रा एंड अग्नि के फेरे लेना. सो दो सर्मनीज जिसकी वजह से इसे होली यूनियन भी माना जाता है. देन इन द मॉडर्न टाइम वी हैव sacramental मैरिज एंड essentials ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. सो मॉडर्न टाइम में सेक्रेमेंटल मैरिज तो नो डाउट ही अभी भी है, बट इसके साथ में आपको कॉन्ट्रैक्ट के वैलिड एसेंशियल्स को भी फुलफ़िल करना पड़ेगा, जैसे कि एज, वैलिड कंसेंट, डाइवोर्स विच इज़ द टर्मिनेशन ऑफ मैरिज. तो ये सब कुछ भी इन द मॉडर्न टाइम ऐड किया गया है. तो अगर हम नेचर ऑफ हिंदू मैरिज की बात करें तो इट्स अ सेक्रेमेंटल एज वेल एज कॉन्ट्रेक्चुअल मैरिज. सेक्रेमेंटल इसलिए बिकॉज इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स परमानेंट यूनियन, एटर्नल यूनियन, होली यूनियन, ये सब कुछ है, तो इट्स अ सेक्रेमेंटल. एंड कॉन्ट्रेक्चुअल इसलिए है बिकॉज जो कॉन्ट्रैक्ट के असेंशियल्स हैं विच इज़ एज, कंसेंट, डाइवोर्स, द टर्मिनेशन ऑफ मैरिज, वो सब कुछ भी इसमें ऐड है. सो इट्स अ सेक्रेमेंटल एज इज कॉन्ट्रेक्चुअल मैरिज. सो इट वुड बी द रिसेम्बलेंस ऑफ बोथ. देन we will discuss the concept of conditions of valid marriage. So conditions of valid Hindu marriage जो है वो अंडर सेक्शन 5 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 दी गई हैं. इसके अंदर बेसिकली हमें 5 कंडीशंस दी गई हैं जिन्हें फुलफ़िल करना ज़रूरी है फॉर अ वैलिड हिंदू मैरिज. So let's have a look on it. So these are the 5 conditions which is important to fulfill for a valid Hindu marriage. So before we discuss it in detail, एक और चीज़ है जो हमें डिस्कस करनी है. So it's that कि at the time of the marriage both parties must be Hindu. अगर एक पार्टी हिंदू है and the other party is Christian or Muslim or of any other religion, then that would not be considered a valid Hindu marriage under Hindu Marriage Act. दोनों पार्टीज़ का हिंदू होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है एक वैलिड हिंदू मैरिज को फॉर्मुलेट करने के लिए. इसे हम एक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल ए एंड बी बोथ आर गोइंग टू मैरी. अगर ए हिंदू है एंड बी इज़ ऑफ एनी अदर रिलीजन लाइक मुस्लिम और क्रिश्चियन, so that would not be considered a valid Hindu marriage. That can be considered a valid marriage under Special Marriage Act, but not considered a valid Hindu marriage under Hindu Marriage Act. For Hindu Marriage Act, both parties must be Hindu at the time of the marriage. Then let's have a look at the first condition of under Section 5. So first condition is monogamy. सो मोनोगैमी बेसिकली मतलब वन लिविंग पार्टनर एट अ टाइम. सो किसी भी पार्टी का स्पाउस लिविंग नहीं होना चाहिए एट द टाइम ऑफ द मैरिज. इट मीन्स कि कोई भी पर्सन वैलिड मैरिज कर सकता है अगर वो अनमैरिड है, डाइवोर्स्ड है या फिर विडो और विडोअर है. इट बेसिकली प्रोहिबिट्स बाइगैमी. इसे भी हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं.
सो अगर ए एंड बी की मैरिज हो रही है तो एट द टाइम ऑफ मैरिज दोनों पर्सन्स सिंगल दैट इज़ अनमैरिड होने चाहिए, या फिर डाइवोर्स्ड, या फिर विडो और विडोड होनी चाहिए. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ए की शादी बी के साथ हो रही है और अगर ए ऑलरेडी सी के साथ मैरिड है तो वो एक वैलिड मैरिज नहीं मानी जाएगी. बट उसके लिए ये कंडीशन है कि जो ए की मैरिज सी के साथ हुई है दैट वुड बी अ वैलिड मैरिज. अगर वो वैलिड मैरिज नहीं है देन ए और बी की जो मैरिज होगी वो वैलिड मानी जाएगी. बट अगर ए और सी की मैरिज होने पे, मतलब जिस टाइम उनकी मैरिज हुई थी उस टाइम पे उन्होंने सारी कंडीशन को फुलफिल किया था विच इज़ गिवन अंडर 5 सेक्शन, देन ए एंड बी की मैरिज वैलिड नहीं होगी एंड ए वुड बी लायबल ऑफ बाइगेमी. तो वी आर आल्सो गोइंग टू discuss the effect of contravention of section 5 and causes of it. So effect of contravention of section 5 subsection 1 is that it would be considered a void marriage under section 11 of Hindu Marriage Act. section 11 जो है वो void marriages की बात करता है. तो 11 सेक्शन के अंडर जो मैरिज फर्स्ट इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करती है दैट वुड बी कंसिडर्ड एज अ void marriage. सो वो मैरिज वैलिड नहीं होगी. एंड सेकेंडली हिंदू मैरिज एक्ट आल्सो प्रोवाइड्स पनिशमेंट अंडर सेक्शन 17 प्लस द पर्सन वुड आल्सो बी लायबल अंडर 494 एंड 495 सेक्शन ऑफ IPC. सो कोई भी पर्सन इन सेक्शन की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करेगा तो उनकी शादी को वैलिड नहीं माना जाएगा, वो वॉइड मानी जाएगी एंड दैट पर्सन वुड आल्सो बी पनिशेबल अंडर सेक्शन 17 ऑफ द मैरिज एक्ट एंड सेक्शन 494 एंड 495 ऑफ IPC. देन सेकंड कंडीशन इज मेंटल कैपेसिटी. सो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन होती है कि एट द टाइम ऑफ गिविंग कंसेंट दैट पर्सन मस्ट बी कैपेबल ऑफ गिविंग कंसेंट. अगर कोई भी पर्सन कंसेंट दे रहा है बट एट द टाइम ऑफ द गिविंग कंसेंट दैट पर्सन इज़ नॉट कैपेबल ऑफ गिविंग कंसेंट तो वो कंसेंट जो है वो वैलिड कंसेंट नहीं माना जाता. तो मेंटल कैपेसिटी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है फॉर अ वैलिड मैरिज. सो सेक्शन 5 सबसेक्शन 2 क्या कहता है कि एट द टाइम ऑफ मैरिज अगर कोई भी पर्सन अपना कंसेंट नहीं दे सकता है बिकॉज ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, बिकॉज उसका साउंड माइंड नहीं है, या फिर कोई भी मेंटल डिसऑर्डर से दैट पर्सन इज सफरिंग, जिसकी वजह से वो या तो शादी के लिए अनफिट है या फिर बच्चे करने के लिए अनफिट है, या फिर कोई भी ऐसा पर्सन जिससे अटैक्स आते हैं इंसैनिटी के, वो पर्सन कैपेबल नहीं है ऑफ गिविंग अ वैलिड कंसेंट. तो अगर कोई भी पर्सन ऐसे पर्सन के साथ शादी करता है या उसकी शादी मतलब ऐसे पर्सन के साथ होती है तो दैट मैरिज वुड बी वॉइडेबल अंडर सेक्शन 12 सबसेक्शन 1 एंड क्लॉज B ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट. तो वो शादी वॉइडेबल होगी, दैट वुड नॉट बी कंसिडर्ड एज वैलिड मैरिज. सो एक वैलिड मैरिज के लिए दोनों पर्सनस का साउंड माइंड होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. अगर कोई भी पर्सन अनफिट है, वो कंसेंट नहीं दे सकता बिकॉज इनसैनिटी ऑफ माइंड या फिर अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, तो वो पर्सन की शादी वैलिड शादी नहीं मानी जाएगी. Then we have section 5 subsection 3 which is about age to parties. So age to parties में बेसिकली जैसे हम कॉन्ट्रैक्ट की बात भी करें तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को इस्टेब्लिश करने के लिए एज जो है पार्टीज़ की वो 18 ईयर्स होनी चाहिए. वैसे ही एक वैलिड मैरिज के लिए भी एज है विच इज़ अगर ब्राइड की एज 18 ईयर्स होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ मैरिज एंड ब्राइड ग्रूम की एज एट द टाइम ऑफ मैरिज 21 ईयर्स होनी चाहिए. इफ़ वी टॉक अबाउट इफ़ेक्ट्स ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इट, तो हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर इसकी कॉन्ट्रीब्यूशन का कुछ भी नहीं बताया गया कि दैट वुड बी अ वॉइड मैरिज और वॉइडेबल. हिंदू मैरिज एक्ट में अगर सेक्शन 5 सब सेक्शन 3 को कोई मतलब इसकी रिक्वायरमेंट को कोई फुलफिल नहीं करता तो ऐसी शादी वॉइड होगी या फिर वॉइडेबल होगी, इसका जिक्र हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर नहीं किया गया है. इसकी पनिशमेंट दी गई है अंडर सेक्शन 18 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट. तो अगर कोई भी पर्सन सेक्शन 5 सब सेक्शन 3 की
रिक्वायरमेंट्स को कॉन्ट्रीब्यून करेगा तो दैट पर्सन वुड बी पनिशेबल अंडर सेक्शन 18 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। देन अगर हम प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट की बात करें तो उसमें अंडर सेक्शन 3 चाइल्ड मैरिज को अवॉइडेबल कहा गया है एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी जिसकी कंसेंट ली गई थी व्हेन ही वाज इनकैपेबल ऑफ गिविंग कंसेंट। देन आल्सो अंडर सेक्शन 10 ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट इसे पनिशेबल भी कहा गया है। सो बेसिकली इसके अंडर सेक्शन 18 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट एंड अंडर सेक्शन 10 ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट के अंदर इन दोनों सेक्शंस के अंदर इसे पनिशेबल कहा गया है, प्लस इट्स अवॉइडेबल अंडर सेक्शन 3 ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006. So next we have degrees of prohibited relationships which is provided under section 5 subsection 4. So there are certain degrees of prohibited relationships अंडर लॉ जिनके अंदर आप शादी नहीं कर सकते हो। सो अगर हम प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप की डेफिनेशन को देखें तो अंडर सेक्शन 3 क्लॉज जी के अंडर प्रोवाइड की गई है अंडर हिंदू मैरिज एक्ट। सो ये क्या कहता है कि कोई भी पर्सन तब शादी नहीं कर सकता इफ़ वन इज़ लीनियंट असेंडेंट ऑफ अदर। इसे हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सो अगर ए है उसका लीनियंट असेंडेंट है पी, उसकी मदर, तो ए जो है वो पी के साथ शादी नहीं कर सकता बिकॉज पी इज़ लीनियंट असेंडेंट ऑफ ए। क्या फिर अपनी ग्रैंड मदर जैसे कि सी उसकी ग्रैंड मदर होगी तो ए सी से भी शादी नहीं कर सकता बिकॉज शी इज़ हिज लीनियंट असेंडेंट। देन नेक्स्ट वी हैव इफ वन वाज द वाइफ और हस्बैंड ऑफ लीनियंट असेंडेंट ऑन डिसेंडेंट ऑफ अदर। अगर कोई भी पर्सन वाइफ या हस्बैंड है किसी के लीनियंट असेंडेंट या डिसेंडेंट के, इसे भी हम एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए है, उसका लीनियंट असेंडेंट होगा पी, सपोज उसका चाचा है, तो पी की वाइफ है सी, तो ए सी के साथ शादी नहीं कर सकता बिकॉज पी इज़ द लीनियंट असेंडेंट ऑफ ए एंड he can't marry the wife or husband of lenient ascendant of other. In the same way अगर हम देखें तो P का लीनियंट डिसेंडेंट, P उसका चाचा है A का, तो P का लीनियंट डिसेंडेंट A है, तो A की वाइफ है T, तो P T के साथ मैरिज नहीं कर सकता बिकॉज T इज़ द वाइफ ऑफ लीनियंट डिसेंडेंट ऑफ B. The next third point is if one was the wife of the brother, then if one was the wife of brother यानी कि अगर आपकी भाभी है तो शादी नहीं हो सकती, और if the fathers और mothers brother यानी कि चाचा और मामा इनके साथ भी शादी नहीं हो सकती, और if grandfathers और grandmothers brother ग्रैंडफादर के भाई के साथ या फिर ग्रैंड मदर के भाई के साथ भी शादी नहीं हो सकती। सो ये रिलेशनशिप्स भी प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप्स के अंडर आते हैं। देन द फोर्थ पॉइंट इज़ इफ़ टू आर ब्रदर एंड सिस्टर, अगर दोनों आपस में भाई बहन हैं, चाचा भतीजी हैं, या फिर बुआ भतीजा हैं, या फिर चिल्ड्रन ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर, आप अपने भाई बहन के बच्चों के साथ शादी भी नहीं कर सकते हो, और ऑफ टू ब्रदर्स और ऑफ टू सिस्टर्स। देन इफेक्ट ऑफ कॉन्ट्रीवेंशन की बात करें तो अगर कोई भी पर्सन सेक्शन 5 सबसेक्शन 4 के कंडीशन को कॉन्ट्रीब्यूट करेगा तो ऐसी शादी वाइट मैरिज होगी अंडर सेक्शन 11 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, प्लस इट वुड बी पनिशेबल अंडर सेक्शन 18 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। अंडर सेक्शन 18 इसकी पनिशमेंट जो है वो प्रोवाइड की गई। देन लेट्स टॉक अबाउट स्पिंडा रिलेशनशिप। सो स्पिंडा रिलेशनशिप अंडर सेक्शन 3 सबसेक्शन एफ के अंदर दिए गए हैं। सो अगर हम स्पिंडा की बात करें तो स्पिंडा रिलेशनशिप का मतलब होता है, स्पिंडा का मतलब होता है सेम पिंड, तो स्पिंडा जो है वो 2 वर्ड से दिया गया है, दैट इज़ सेम पिंड। तो अगर कोई भी पर्सन सेम पिंड का है तो वो आपस में शादी नहीं कर सकते। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन पढ़ें तो इट्स अंडर सेक्शन 3 क्लॉज एफ के अंदर इसकी डेफिनेशन दी गई है। अगर हम बात करते हैं स्पिंडा रिलेशनशिप की तो ये 3 जनरेशन्स थ्रू मदर आता है एंड 5 जनरेशन्स थ्रू फादर आता है। इसे हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं।
So 3 generations through mother. It means एंड इंक्लूसिव का मतलब है कि जो फर्स्ट जनरेशन है वो काउंट होगी. जैसे ए से हम काउंट कर रहे हैं, जैसे हम ए से काउंट कर रहे हैं तो ए, एंड अगर उसकी मदर हो गई, ये होगी हमारी सेकेंड जनरेशन, और ये हमारी ग्रैंड मदर होगी, तो ये होगी हमारी थर्ड जनरेशन. तो अगर हमने 3 जनरेशन्स को काउंट करना है तो ए को हम काउंट करेंगे. तो ए वुड बी फर्स्ट जनरेशन, एम वुड बी थर्ड, मदर वुड बी थर्ड सेकेंड जनरेशन, एंड ग्रैंड मदर वुड बी 3 जनरेशन. तो ये 3 जनरेशन्स जो होंगी इसके अंडर कोई भी पर्सन शादी नहीं कर सकता है, बिकॉज दैट वुड बी अंडर सेम पिंड. मतलब कि ए अपनी मदर या अपनी ग्रैंड मदर से शादी नहीं कर सकता है. एंड अगर फादर की बात करें तो 5 जनरेशन्स थ्रू फादर. तो अगर हम 5 जनरेशन फादर थ्रू काउंट करेंगे तो ये हो जाएंगी हमारी 1 2 3 4 एंड 5 जनरेशन्स. तो अगर हम 1 की जनरेशन को काउंट कर रहे हैं तो हम इसको इंक्लूड करेंगे, ये हमारी फर्स्ट जनरेशन आएगी. तो ये होगी हमारी फर्स्ट जनरेशन, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ. तो ये फर्स्ट जनरेशन, ये फादर, ये ग्रैंडफादर, ये ग्रेट ग्रैंडफादर, ये ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर. तो इस चीज़ को ध्यान रखना है हमें कि हम जिस पर्सन की जनरेशन्स को काउंट कर रहे हैं उस पर्सन को हमेशा हम फर्स्ट जनरेशन काउंट करेंगे. हम इसका सेकेंड क्लॉज देखें तो इट मीन्स 2 persons आर सेड टू बी स्पिंडास ऑफ ईच अदर इफ वन इज लीनियर असेंडेंट ऑफ अदर विद इन द लिमिट्स ऑफ स्पिंडा रिलेशनशिप, और इफ दे हैव कॉमन लीनियर असेंडेंट. इसे भी हम एग्जाम्पल थ्रू देखते हैं. जैसे कि ए की बात की हमने, ठीक है, ए थी, उसकी मदर एंड उसकी ग्रैंड मदर, ठीक है. अब सपोज उसकी ग्रैंड मदर की एक और बेटी है, यानी कि ए की मासी, विच इज़ फॉर एग्जांपल डी. तो ए डी के साथ भी शादी नहीं कर सकता बिकॉज ए हैज़ कॉमन लीनियर असेंडेंट विच इज़ ग्रैंड मदर. तो ए डी के साथ भी शादी नहीं कर सकता. और ए, तो अगर किसी 2 पर्सन्स के सेम लीनियर असेंडेंट्स हो तो वो आपस में शादी नहीं कर सकते. और जी कॉमन लीनियर असेंडेंट आ रहा है बिटवीन ए एंड डी. सो ए एंड डी आल्सो कांट मैरी ईच अदर. Then last we have effects of contravention of section 5 subsection 5. तो अगर कोई भी पर्सन कॉन्ट्रवीन करता है सेक्शन 5 सबसेक्शन 5 को, तो दैट वुड मैरिज वुड बी void अंडर सेक्शन 11 एंड आल्सो पनिशेबल अंडर सेक्शन 18 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट. सो दिस वाज आवर कंसेप्ट ऑफ नेचर एंड कंडीशंस ऑफ वैलिड हिंदू मैरिज. अगर आपको पसंद आया सो लाइक इट, सब्सक्राइब इट, एंड आल्सो इफ यू हैव एनी क्वेरीज देन कमेंट इट. थैंक यू गाइज.